तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि यूट्यूब से घर कैसे लिया है सतीश ने, ठीक है ना। मेरे पापा मेडिकल स्टोर चलाते हैं। उनका ये सपना था हमेशा से, अभी भी वो चाहते हैं कि मतलब पढ़ने के बाद हम कुछ अच्छी सी जॉब करें या फिर लाइक किसी गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करें। इंटरनेट पे आया था, मैं फर्स्ट टाइम इंटरनेट चलाया था 2008 में। लाइक तो उस टाइम पे मैं चीजें सर्च करता था कि यार इंटरनेट से क्या क्या चीजें पॉसिबल हो सकती, इतना पैसे बनते हैं क्या यूट्यूब से, या फिर वीडियो बनाकर हम एक इंडिपेंडेंट वीडियो मेकर हैं और इतना पैसा हम बना सकते हैं कि हमारे साथ 100 लोग काम कर रहे हो। आप बीबी की वाइंस मत बनो, आप अमित बढ़ाना मत बनो, आप सतीश कुशवाहा मत बनो, आप आशीष चंचलानी मत बनो, आप वो देवरिया के 15 साल के लड़के हो, आप वो बनो। वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी मास्टर्स के अगले एपिसोड में। और आज हमारे साथ हैं सतीश कुशवाहा, जिन्हें आप लोग सतीश के वीडियोस नाम से भी जानते हैं। इनका चैनल है, बहुत ही इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल इंटरव्यूज ये करते हैं, गिव अवेज भी करते रहते हैं और ये सबका इंटरव्यू लेते हैं। आज हम इनसे बात करने वाले हैं और इनकी जर्नी के बारे में जानने वाले हैं कि एग्जैक्टली कहाँ से इन्होंने शुरू किया, अब कहाँ तक हैं, और सतीश के वीडियोस के अलावा भी और क्या क्या करते हैं सतीश। तो बहुत बहुत स्वागत है सतीश, थैंक यू वेरी मच मनी मास्टर्स पे आने के लिए। थैंक यू सो मच सर, मुझे बुलाने के लिए अपने शो पर, एंड रियली मुझे काफी अच्छा लग रहा है। तो सतीश, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप खुद अपने शब्दों में अपना इंट्रोडक्शन लोगों को दें कि आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं। ओके, सो बेसिकली मैं एक यूट्यूबर हूँ। पिछले 4 साल से मैं फुल टाइम यूट्यूब कर रहा हूँ। उसके साथ साथ में मैंने ब्लॉगिंग भी करी हुई है, और ब्लॉगिंग में मेरे कुछ 4-5 साइट्स चलते हैं जिन पे मैं ब्लॉग्स करता रहता हूँ। और मैं बिलोंग करता हूँ देवरिया यूपी से। पिछले 4 सालों से मैं मुंबई में रह रहा हूँ, एंड या ये अभी चल रहा है। तो ये देवरिया का लड़का ये मुंबई कैसे पहुंच गया? मुंबई से ऑब्सेशन मेरा था बचपन से ही। मैं जब छोटा था पहली बार मुंबई आया था, जब मैं 10th में था। 10th के बाद तो मैं जब मुंबई आया तो मुझे मुंबई बड़ा अच्छा लगा। यहाँ के बीच वगैरह काफी सही लगा। फिर बॉलीवुड, एंड मुझे कैमरा एंड मूवी मूवी मेकिंग से काफी लाइक पैशनेट था मैं इन सब चीजों के लिए, कि लाइक यार वीडियो कैसे बनती है, मूवी कैसे बनती है, और ये था कि मुंबई में ये सारी चीजें होती है। तो तब मैं जब पहली बार आया था मुंबई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने सोचा कि ये कॉलेज के बाद अभी तो मेरे पास पैसे भी नहीं है, और मैं किस पर्पज से मैं यहाँ पे आ सकता हूँ, पढ़ने के लिए तो आ नहीं सकता। घर वालों को कैसे मैं बोलूंगा कि मैं मुंबई जाऊं। तो मेरा एक प्लान बन चुका था कि कॉलेज मेरा खत्म होगा तो मैं मुंबई जाऊंगा। तो फिर मैंने इंजीनियरिंग करी थी कानपुर से इंजीनियरिंग करने के बाद मेरी जॉब लगी थी जयपुर में, बट मैं रिपोर्ट करने नहीं गया जयपुर। मुझे आना था मुंबई। मैंने बोला कि मैं मुंबई जा रहा हूँ, और फिर मैं वहां पे लाइक 2016 में मुंबई आ गया। एंड मुंबई में यूट्यूब स्पेस खुला हुआ था, जो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था। घर वालों को भी एक रीजन देने के लिए कि मुंबई में यूट्यूब स्पेस है, तो वहां से मैं वर्कशॉप करने के लिए जा रहा हूँ, सीखने जा रहा हूँ। तो और साथ ही साथ मैंने घर वालों को ये बोला था कि मैं किसी बंदे के लिए कंटेंट राइटिंग करता हूँ जो मुझे एटलीस्ट 12,000 रुपए पे करता है पर मंथ। तब घर वालों ने मुझे आने दिया था, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं था। मैंने कंटेंट राइटिंग सिर्फ करी हुई थी उसने 1 या 2 महीने के लिए, जिसने मुझे 2,000 रुपए पे किए थे। तो लेकिन घर वालों को मैंने झूठ बोला कि मुझे जाने देंगे, एंड वहां से लाइक मुंबई में आया 2016। तब से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई यूट्यूब वाली और ब्लॉगिंग। तो आप घर वालों को झूठ बोलकर मुंबई आए और 12,000 रुपए की सैलरी भी झूठ बताई, तो यस, इसकी एग्जैक्टली जरूरत क्या थी? मतलब फैमिली बैकग्राउंड किस तरीके का है वहां पर, हाँ। करते हैं देवरिया में आपके घर वाले? मेरे पापा मेडिकल स्टोर चलाते हैं। उनका ये सपना था हमेशा से, अभी भी वो चाहते हैं कि मतलब पढ़ने के बाद हम कुछ अच्छी सी जॉब करें या फिर लाइक किसी गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करें। यूपीएससी, एसएससी, मतलब कुछ भी ऐसा जिसमें एक रेपुटेशन हो समाज में। बट मेरा मन हमेशा से वीडियो मेकिंग या फिर कुछ ऐसा चीज जिसमें मैं इंडिपेंडेंट कुछ कर पाऊँ। तो मुझे यूट्यूब और ऑनलाइन ये जो गूगल का जो लाइक है कि आप एडसेंस के थ्रू पैसे बना सकते हैं अगर आपका खुद का ब्लॉग है, तो ये चीजें मेरे को काफी अच्छा अच्छा लगता था, काफी सही लगता था यार, कि सही है यार, हम खुद से चीजें कर सकते हैं। और घर पे झूठ बोलने का रीजन ये था कि वो लोग आने नहीं देते, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि अगर मैंने तो मैं बोला कि जॉब इसलिए करना है कि पैसे कमाने के लिए। तो मैंने बोल दिया मैं पैसे कमा रहा हूँ और धीरे धीरे मैं कुछ अपना करना चाहता हूँ, इसलिए मैं मुंबई जाना चाहता हूँ। तो ये रीजन था मुझे झूठ बोलने का कि 12,000 रुपए में कमा रहा हूँ। और या तो आपने इंजीनियरिंग की और यस,
हम यूट्यूब स्पेस में भी देखेंगे तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की है, चाहे हम बड़े-बड़े यूट्यूबर्स की बात कर लें, बहुत सारे जी। एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो ये इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग के अलावा और क्या-क्या सिखाती है? इंजीनियर्स के साथ क्या करती है? मैंने तो जैसे जर्नलिज्म किया है, तो बहुत सारे ओके। लोग देखता हूँ कि इंजीनियरिंग हाँ, करी है और वो जो कर रहे हैं उसका इंजीनियरिंग से कोई लेना-देना नहीं है अभी। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। इंजीनियरिंग के अलावा बाकी सब कुछ सिखाते हैं इंजीनियरिंग में या फिर क्या करती है इंजीनियरिंग? लाइक जब मैं 12th में था ना 12वीं में जब मैं था, तो उसके बाद घर वालों ने पूछा कि आगे क्या करना है? हुँ, तो अब गाँव में जब हम रहते हैं ना, तो हम भी सोचते हैं कि हम कोई ऐसा कोर्स करें या फिर कोई ऐसी पढ़ाई करें, थोड़ा-सा मतलब रेपुटेशन बन जाए। लाइक कोई पूछे कि भाई क्या करते हो? बोले बीटेक करते हैं। अब मैं ठहरा लाइक यूपी ईस्ट से, तो वहाँ पे मतलब कुछ ऐसा माहौल है कि अगर आप थोड़ी अच्छी पढ़ाई करते हो, तो आपकी रिस्पेक्ट थोड़ी ज़्यादा है। तो अब हाँ, लाइक एक 16-17 साल के बच्चे को मतलब क्या चाहिए? थोड़ी वाहवाही चाहिए, थोड़ा लोग उसके बारे में बातें करें कि हाँ भाई, अरे फलाने का लड़का इंजीनियरिंग कर रहा है। तो इस वजह से इंजीनियरिंग लाइक हमारी फैमिली बैकग्राउंड इतनी भी नहीं थी कि हम इंजीनियरिंग के फीस दे पाएँ। तो हमें स्कॉलरशिप मिलती थी, जिसकी वजह से हम पढ़ पाए थे। तो वो सिचुएशन था एंड ये भी था कि लाइक वही समाज में मतलब एक इज्जत बन जाए कि इंजीनियरिंग कर रहा है। लाइक हम जब भी देखते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, यही कुछ 4-5 ऐसे प्रोफेशन आते हैं जिसमें थोड़ी-सी लाइक लोग बातें करते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। हुँ। बाकी प्रोफेशन के बारे में कोई बात ही नहीं करता। अच्छा, यूट्यूब कर रहा है? अच्छा, हो सकता है यूट्यूब यूट्यूब में क्या है मतलब कुछ भी मतलब इसमें इज्जत ही नहीं है। ऐसा ऐसा फील होता है कि लोगों को या तो पता ही नहीं है या फिर इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते। जी। तो वो सीन था, इसकी वजह से इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया था एंड मतलब कुछ प्रोफेशनल कोर्स करना था, बस इसलिए कर लिया। मेरा मन नहीं था बिल्कुल। तो जैसा आपने बताया कि समाज में इज़्ज़त और फैमिली बैकग्राउंड भी इतना वेल टू डू नहीं था और स्कॉलरशिप आपको हाँ, मिली थी। तो यस। आजकल हम देखते हैं और अभी नहीं बहुत पहले से ही हमेशा से ये दुनिया में रहा है कि आपकी मंथली इनकम, आपका बैंक बैलेंस, आपकी नौकरी, पैसा ये सबसे बड़ा कहें कि मीट्रिक है और सबसे बड़ा फैक्टर है इज़्ज़त को लेकर दुनिया में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब ये आपको किस उम्र में रियलाइज़ हुआ? मतलब अगर मैं पूछूँ आपसे कि आपके लिए पैसे की डेफ़िनेशन सबसे पहली डेफ़िनेशन क्या थी और वो किस उम्र में थी? तो क्या था? ये पैसे को लेके तो मैं बचपन से ही काफ़ी वो था, क्योंकि कोई भी ये पूछता था कि मतलब मेरे पापा अगर मेडिकल स्टोर चलाते हैं तो कितना कमाते हैं? लाइक कोई भी पूछता था। हुँ, तो मुझे बताने में भी उतना मतलब वो नहीं लगता था। मैं बोलता कि हाँ, ठीक है, इतना कि हम लोग की फीस वगैरह निकल जाती है। हम लोग अगर कुछ ऐसी चीज़ें डिमांड कर रहे हैं, तो 1 साल बाद तो मिल ही जाती थी, मतलब 1 साल 2 साल के बाद कि पापा लैपटॉप दिला दो। तो 10वीं में जब मैं पास हुआ, तो लैपटॉप के लिए मैं बहुत रोया था। फर्स्ट टाइम मैंने लैपटॉप तभी मैंने टच किया था, तो पापा ने बोल दिया कि 10 पास करो तो तुमको लैपटॉप मिल जाएगा। लेकिन मुझे नहीं मिला। मेरे 10वीं करने के बाद मुझे नहीं मिला, तो मैं रोने लगा था। मैं बोला कि मैं आगे पढ़ाई नहीं करूँगा, मुझे लैपटॉप चाहिए। बट उस समय मुझे नहीं पता था कि मेरी फैमिली कंडीशन कैसी है, बट मेरे को लैपटॉप बस दिख रहा था। बट पापा ने कैसे भी करके लैपटॉप दिलाया। तो वो चीज़ें थी कि एक होता है कि मिडल क्लास के लोग ये भी चाहते हैं कि हमारे हमारे बच्चे भी खुश रहें और जितना हम कमा रहे हैं उसमें कैसे भी करके हम चीज़ों को कर दें। तो वो था, और पैसे की इम्पोर्टेंस तो लगी गई थी, पता लग गई थी, क्योंकि हम कुछ भी खरीदने से पहले, या फिर इंडिया में ऑलमोस्ट 70-80% लोग मिडिल क्लास या फिर गरीब फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। तो कहीं भी पैसे खर्च करने होते हैं तो सोचते हैं। अभी जैसे मान लीजिए कि कहीं जाना है हमें, तो रिक्शे का पैसे ना देके हम पैदल चले जाते हैं। तो इस तरह का भी माइंडसेट आता है। कहीं हम एग्ज़ाम देने के लिए गए, तो स्टेशन पे ही सो जाते हैं या प्लेटफ़ॉर्म पे ही सो जाते हैं। क्यों हम होटल में या फिर कहीं रूम का पैसा देंगे? हुँ। तो उस तरह का माइंडसेट था, बट अभी नहीं है। तो वह रियलाइज़ेशन तो तभी हो गया था यार कि पैसे मैटर करते हैं। या लाइक बचपन पढ़ाई के टाइम पे ही अगर बात करें, 8वीं-9वीं के टाइम पे ही मतलब चीज़ें रियलाइज़ हो गई थी, यार पैसा कमाना है, लाइक बहुत पैसा कमाना और ये बहुत बहुत जो होता है इस बहुत के आगे कभी कोई नंबर लगता है या ये हमेशा बस बहुत रहता है और कभी खत्म है। नहीं होता? नंबर ये लगा था कि मैंने जो सोचा था जब मैं अराउंड 15-16 साल का था, तो मुझे था कि मैं अपने 30 से पहले करोड़ कमाना चाहता हूँ। लाइक मैं खुद के साथ करोड़ का टैग देना चाहता हूँ कि मैंने भी करोड़ों कमा लिए। और अब आपकी उम्र कितनी है? और अभी 26 और ये मार्क के कितने क्लोज़ हैं या क्रॉस हो गया? क्रॉस हो गया सर। अरे वाह! बहुत सही। तो सतीश मैं थोड़ा-सा पीछे जाता हूँ, मुंबई आते हैं अब।
आप देवरिया से जी। मुंबई आए, और जहां तक मुझे पता है आपके चैनल पे भी आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया। आप मुंबई में एक चॉल में रहते थे, छोटे से कमरे में कुछ 5-6 लोग। जी। उसके बारे में मैंने अपने एक वीडियो में मैंने बताया था, जब मैंने घर लिया था तभी मैंने वो स्टोरी शेयर करी थी। उसके पहले मेरे घर वालों को भी नहीं पता था कि मैं चौल में रहता हूँ। सिर्फ मेरे भाई साहब को पता था। अच्छा। मेरे पापा को नहीं पता था, ना ही मेरी बहन, मतलब किसी फैमिली मेंबर में किसी को नहीं पता था। इवन जब हम वीडियो कॉल पे कोई बात करता था, तो मैं ऐसे सो के बातें करता था कि मेरा फेस बस दिखे, ऊपर का वो पतरा ना दिखे जिसमें मैं रहता हूँ। एक जो होता है कि चौल में पतरा लगा होता है, हम्म। तो वो ना दिख जाए कि लोग मेरे को जज करेंगे। मेरे दोस्त लोगों का भी कॉल आता था, मैं ऐसे ही सो के या फिर कुछ ऐसा करता था कि थोड़ा फोन ऐसे कर लिया, तो मैं ही बस दिख रहा हूँ। वो चीजें थी। और वहाँ रहने की बात आई तो वहाँ पे ऑलरेडी 4 लोग रहते थे, तो मैं और एक मेरा फ्रेंड, हम लोग गए थे बाद में वहाँ पे शेयरिंग में रहने के लिए। तो 6 लोग वहाँ पे रहते थे, और रूम ज्यादा बड़ा नहीं था। अराउंड अगर बात करें तो आई थिंक 10 बाय 10 का ही होगा, इससे बड़ा नहीं होगा। उसी में बाथरूम था, उसी में किचन, उसी में सोना, उसी में अपनी वीडियो शूटिंग। और मुझे वो भी दिन याद है, जब हम लोग काम कर रहे थे लैपटॉप पे, जब काम करते थे तो गर्मी इतनी लगती थी कि चादर को भिगो के हम लोग सिर पे रखते थे कि भाई थोड़ा सिर ठंडा रहे। और फैन ऑफ कर देते थे क्योंकि फैन से और ज्यादा गर्म हवा आती थी। तो वो कुछ उस तरह के दिन थे। प्लस 2.5 साल मैं वहां पे रहा था, और उसके बाद से थोड़ा सा मतलब झड़प हो गया जिसके साथ मैं रह रहा था, लाइक वहां पे। तो फिर वहां से निकाल दिया गया। एंड फिर उसके बाद ये था कि यार मुझे अब शिफ्ट होना है ऐसी जगह पे जहाँ पे और कोई ना रहे, मैं अकेले रहूं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं अपने ही टाइप के लोगों के साथ रह पाऊंगा। दूसरे लोग मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो लोग जॉब करते थे और मैं ऑनलाइन काम करता था। तो उन्हें प्रॉब्लम होता था कि ये घर बैठे ही काम कर रहा है, इसको तो कुछ करना नहीं पड़ रहा है। तो वो चीजें मैच नहीं होती थी, वाइब्स मैच नहीं होते थे। तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्शन बना रहता था हमेशा, छोटी छोटी बातों को लेके। तो वहीं वहां पे मुझे फील हुआ कि मुझे अकेले रहना चाहिए। फिर वही मैं रेंट पे देखने के लिए गया घर। तो मुझे था कि स्टूडियो वगैरह थोड़ा सा मैं प्रॉपर बना पाऊँ, क्योंकि हम जब बाहर शूट करते थे, ज्यादातर वीडियोस या तो ग्रीन स्क्रीन पे या फिर बाहर शूट करते थे। तो बाहर शूट करते थे सर, तो पार्क में गए तो पार्क में जो गार्ड होता था वो भगा देता था, बोलता था कैमरा अलाउड नहीं है, आप यहाँ पे शूट नहीं कर सकते। तो इस तरह के प्रॉब्लम, अब जैसे मान लीजिए हमें कल वीडियो डालने अपलोड करके हैं, आज हम शूट करने गए तो गार्ड ने भगा दिया, कल वीडियो नहीं जा पाई। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स हो रहे थे, इसीलिए मैंने रेंट पे सोचा कि मैं लेता हूँ। फिर मैं हम लोग जब ढूंढने जब मैं लगा तो पता चला 15,000 में आपको 1 BHK मिलेगा, वो भी थोड़े आउटर में, मुंबई के आउटर में। तो फिर मैं कैलकुलेट करने लगा 15,000 रुपए अगर मैं घर खरीदता हूँ तो EMI कितना आएगा। फिर ये सब चीजों के ऊपर मैं वीडियोस देखने लगा कि मुझे घर खरीदना चाहिए कि रेंट पे लेना चाहिए। तो धीरे धीरे कैलकुलेट करते करते फिर मेरे माइंड में बैठ गया कि अगर मैं घर लेता हूँ तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। तो फाइनली उसके बाद, उसके 1 साल के बाद मैं अभी जहाँ पे मैं बैठा हूँ अपने घर में बैठा हूँ। एंड उस जब मैं निकला था उस चॉल से, उसके 1 साल के बाद मैं इस घर में एंट्री कर चुका था। तो ये चॉल से निकलकर और घर में एंट्री करने के बीच का जो 1 साल था, जी। इसने ऐसा क्या बदला कि एक देवरिया से निकला हुआ लड़का जो घर से झूठ बोलकर मुंबई पहुंचा था और जी। वो चौल में रह रहा था। उस वक्त यूट्यूब भी इतना ज्यादा तब तक बहुत बड़ा नहीं नहीं हुआ। था, नहीं हुआ था। तो इस 1 साल में क्या बदला सतीश ने अपने साथ कि वो हम्म, अपने पैसों से मुंबई में घर ले पाया? बिल्कुल सर। एक चीज मुझे याद आती है कि उसी दौरान मैंने पढ़ा था कि जो आप जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो, या फिर आप जिस चीज के बारे में सोचते हो वो चीजें आपको मिलने लगती है। ये मैंने मतलब ऐसे ही इंटरनेट पे और कुछ बुक्स वगैरह में मैंने सुने थे, पढ़े थे। तो वो था कि यार अगर हम, लाइक मेरे दिमाग में ना वो सपने आने लगे थे यार कि मैं घर में हूँ, वहां पे मेरा स्टूडियो लगा हुआ है, इस कलर की मैंने जो मेरा वॉल है इस कलर का है। ये सब चीजें मेरे लाइक सोते समय, जागते समय, मतलब हर टाइम मेरे दिमाग में ये चीजें बनी रहती थी। अब वही हो गया था अभी कि जो भी चीजें मैं कर रहा हूँ अब अपने घर के लिए कर रहा हूँ, अब मुझे घर लेना है, इसके लिए मैं कर रहा हूँ। तो जो मेरा गोल था कि मुझे इतने पैसे अगर मेरे आ गए तो मैं अपने घर में घर ले सकता हूँ। तो अब मैं उन पैसों को इकट्ठा करने में लग गया था। मतलब मेरा हर एक पर्पस, काम करने का पर्पस, किसी भी चीज का जो हो गया था घर लेने के लिए हो गया था। मतलब अब मेरे लिए एक ही गोल दिख रहा था कि घर लेना है। क्योंकि मैं ज्यादा देर तक किसी और के पास नहीं रह सकता था। वो जो 1 साल का टाइम था मैं रिलेटिव के यहाँ पे रह रहा था। तो एक होता है कि हम रिलेटिव के साथ में रहते हैं ना, तो वो भी थोड़ा सा एक इशू हो जाता है। तो मुझे, मेरे मन में था कि अब मुझे जितना जल्दी हो सके मुझे शिफ्ट होना है यहाँ से।
तो उस दौरान मेरा एक चैनल था, तो हमने एक और चैनल शुरू किया, फिर धीरे-धीरे एक और चैनल शुरू किया। इस तरीके से टोटल 4 चैनल मैंने यूट्यूब पे बनाए और उसके साथ-साथ मेरा ब्लॉग भी काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म करने लगा था। 3 साल पहले के बजाय, लाइक 3 साल हो गए थे, तो उसमें काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म करने लगा था। तो ब्लॉग से थोड़े बहुत पैसे आते थे और उन पैसों से मैं अपनी जो भी मेरे एक्सपेंसेस होते थे, मैं दे पाता था और यूट्यूब के पैसे मैं सेव कर पाता था। और उसी दौरान जब चैनल हमारा ग्रो हुआ, तो हमें पहले सिर्फ यूट्यूब के एडसेंस से पैसे मिलते थे। उसके बाद चैनल ग्रो होने के बाद स्पॉन्सरशिप, ब्रांड डील्स मिलने लगे। तो उन पैसों की वजह से मुझे मेरे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ भाई, अब चीजें दिखती हुई नजर आ रही, लाइक कर सकता हूँ मैं अब, मतलब वो जो मैं अपने गोल के करीब होते हुए जा रहा हूँ। तो वो लास्ट जो 1 साल का जो पीरियड था ना, कुछ ऐसा ही था कि हमने जो भी स्टेप्स लिए, लाइक चैनल बनाना, चैनल ग्रो होना, फिर हमने और भी लाइक सीरीज स्टार्ट किया, इंटरव्यू सीरीज मैंने स्टार्ट किया, वो भी काफी पॉपुलर होने लगा और ब्लॉग्स भी हमारे चलने लगे। तो वो मतलब होता है कि जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, तो ऑटोमेटिक और भी सारी चीजें हेल्प करने लगती हैं आपको उस गोल तक पहुंचने के लिए। तो मेरे साथ यही हुआ। तो सतीश, अगर हम बात करें बार-बार यूट्यूब, ब्लॉगिंग और 3-4 चैनल्स, ये सारी चीज़ें, यस। बाहर से हम देखते हैं तो ये यूट्यूब वाला जो पूरा की पूरी जर्नी है, अब प्रोफ़ेशन बन चुका है, फुल टाइम प्रोफ़ेशन है यूट्यूबर, ये बहुत ज़्यादा फैंसी दिखता है। मतलब हम्म। अभी अभी कोई अगर सुन रहा है, एक नॉन यूट्यूबर या फिर जो सिर्फ़ वीडियोज़ देख रहा है, कोई नया यूट्यूब पर आए, क्रिएटर्स के बारे में नहीं जानता इतना, तो उसके लिए तो ये बहुत फैंसी हो गया यार कि 3-4 चैनल चलाए और 1 ब्लॉग चलाया, मस्त काम किया और मैंने मुंबई में हम्म। घर ले लिया। जी। लेकिन इसके पीछे बहुत ज़्यादा फेलियर्स भी होते हैं, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। बिना फेलियर के तो सक्सेस नहीं है कहीं पर भी। ऐसा तो है नहीं आपने एक चैनल बनाया और वो चल गया, वो तो 100%। नहीं हो हाँ। रहा है किसी के साथ भी। यस। हाँ। और बहुत ज़्यादा लर्निंग्स भी होती हैं। ये आपको तो किस तरीके का आपकी जर्नी रही पहले चैनल से लेकर और आज तक की जो जर्नी है, वो फर्स्ट फर्स्ट सब्सक्राइबर जो होता है ना, जो याद रहता है, यार ये जी तब बिल्कुल। आया था। वहाँ से अगर हम हाँ। शुरू करें तो क्या रहा पूरी? देखिए, जब मैं मुंबई आया था ना, तब मेरे सिर्फ 700 सब्सक्राइबर्स थे। मैं अपनी जर्नी हमेशा मुंबई से इसलिए बताता हूँ, क्योंकि उस कॉलेज में जब मैं था, तो ऐसे ही मैं करता था, मतलब रैंडम, मतलब हाँ ठीक है यार, ट्राई कर रहे हैं, ये भी यूट्यूब करता है, मैं भी करता हूँ। इसलिए मैं कॉलेज वाली जर्नी उतना मुझे कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि मैं चीजें ऐसे ही कर रहा था, लोग ट्राई करते हैं। मुंबई जब आया था, 700 सब्सक्राइबर्स आए थे, तब से मैं फुल टाइम कर रहा हूँ। कोई बिलीव नहीं करेगा कि 700 सब्सक्राइबर्स पे यूट्यूब चैनल वाला बंदा मतलब फुल टाइम कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो वो चीजें थी और ऐसे कुछ नहीं आते थे, बट मुझे ये बिलीव था कि यार जिस दिन ये चैनल बड़ा हो गया ना, पैसे लाके देगा, तो मुझे किस पे फोकस करना है, चैनल बड़ा करने पे। और हम लोग उस टाइम पे क्या कंटेंट बनाते थे, हम लोग पब्लिक में जाते थे और रिएक्शन लेते थे कि सर अभी नोटबंदी हो गई है, इसके ऊपर आपका क्या बोलना है, क्या हुँ, ये सही कदम है, कैसा कदम है। जियो आया, जियो का कि जियो ने फ्री डेटा दे रहा है, इसके पहले कंपनियां इतना पैसा लेती थी, आपको क्या बोलना है। तो इस तरह के कुछ वीडियोस थोड़े चले। हमने एम एस धोनी के ऊपर ले लिया कि धोनी जी अभी कैप्टन नहीं रहेंगे, तो क्या बोलना चाहोगे। तो वो सब चीजें थोड़ी इंटरनेट पे चली और उसके बाद फिर हमें बोरिंग सा लगने लगा, तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा प्रैंक्स ट्राई करते हैं। उस समय प्रैंक बड़ा चल रहा था, 16-17 के टाइम पे प्रैंक्स अभी भी चल रहे हैं, बट वो एक पीक टाइम था। तो हमने प्रैंक भी ट्राई किया। अब प्रैंक के चक्कर में जो बंदा, मेरा एक दोस्त था जो मुंबई में ही मिला था, उसको मार पड़ गई प्रैंक के चक्कर में। तो अब हमने प्रैंक भी बंद कर दिया। तो अब ये था कि यार अब क्या करें, वीडियो तो करना है, हुँ, अब क्या करें। तो फिर हमने स्क्रिप्ट वाले वीडियोस करनी शुरू कर दी, लाइक स्केच कॉमेडी। तो हमने अब इतना भी ह्यूमरस नहीं थे कि हम एक बढ़िया सा स्क्रिप्ट लिख पाए और लोगों को हंसा पाए, बट धीरे धीरे करते करते हम सीख गए। फिर मैंने देखा मेरी नेटवर्किंग यूट्यूबर्स के बीच में हो गई थी, जो काफी अच्छा कर रहे थे यूट्यूब में, लाइक लाखों सब्सक्राइबर हो गए थे। जी। तो मैंने सोचा कि इनके साथ हम कपिल शर्मा शो जैसा सीरीज चालू करते हैं। कपिल शर्मा से मैं काफी इंस्पायर हुआ कि यार इनका शो इतना बड़े लेवल पे देखा जाता है टीवी पे, तो यार यूट्यूब पे कोई नहीं कर रहा है, हम करते हैं। और उस दौरान यूट्यूब स्पेस में हमें एक सेट मिलता था, शूटिंग सेट। तो यूट्यूब स्पेस के से बात करके वहां पे बुक करना पड़ता है। अगर आपके 10,000 सब्सक्राइबर्स हैं, तो आपको वहां पे सेट मिल सकता है, अगर अवेलेबल है तो। तो वहां पे उस समय इतना कोई यूट्यूबर था नहीं, तो मुझे इस चीज का फायदा मिला और मैंने यूट्यूब स्पेस से बात करी, तो मेरे को सेट देते थे। सॉरी। तो अब मैं क्या करता था, सेट पे इनवाइट करता था यूट्यूबर्स को, बोलता था कि हम लोग यहाँ पे इंटरव्यू करेंगे। अब उन्हें भी काफी फैसिनेटिंग लगता था, काफी सही लगता था यार, कुछ हो रहा है। तो वो यूट्यूबर्स भी आ जाते थे और मुझे भी बड़ा अच्छा लगता था। तो इस तरीके से हमने शो शुरू। शो फिर उसमें काफी मेहनत लगी,
ड्रॉप हो गया आइडिया, क्योंकि मेहनत बहुत ज्यादा लगती थी, रिजल्ट नहीं आते थे, वो फेल हो गया मैं वहां पे। पहले सीरीज में द इंडियन यूट्यूबर शो नाम था उस सीरीज का, बंद हो गया। फिर इसके बाद मैंने देखा कि यार एक एक और चैनल आया जो इंटरव्यूज करता था, बट वो अपना फेस नहीं दिखाता था, सिर्फ क्रिएटर का फेस दिखाता था। तो मैं बोला यार कि मेरा वाला आइडिया ये लेके जा रहा है, मुझे फिर करना पड़ेगा। तो फिर मैं वापस 4 महीने के बाद फिर मैंने शुरू किया, बट इस टाइम पे सेटअप नहीं था, मैं यूट्यूबर के घर पे जाता था, वहां पे शूट करता था। तो इसी चीज के चक्कर में मैं दिल्ली गया, शर्मा जी टेक्निकल के साथ मैंने वीडियो शूट करी। अब उस वीडियो के बाद कंट्रोवर्सी हो गई, फिर से मेरा शो बंद। अब कंट्रोवर्सी हो गई, इंडिया का एक टॉप यूट्यूबर मेरे को धमकी दे रहा था कि मैं तुम्हारे चैनल डिलीट करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। मैं डर गया, मैं बच्चा सा था, मतलब 21-22 साल की उम्र थी, तो मैं डर गया, फिर 100 महीने बंद कर दिया। मैंने बोला यार लग रहा है कि मतलब हो नहीं पाएगा। उसके बाद फिर 6 महीने के बाद फिर मैं मिला माई स्मार्ट सपोर्ट, धर्मेंद्र कुमार काफी नामी यूट्यूबर हैं, तो उनसे मिला, उनके साथ मैंने वीडियो करा। उसके बाद से जो मेरा सीरीज चला, अभी आज चल रहा है, सक्सेसफुली चल रहा है। तो मतलब ये था कि तो अच्छा बेटा मेरे को धमकी दोगे, मैं वापस आऊंगा, मैं करेगा। अब मुझे ये लगा कि यार लोग मतलब मेरे अंदर वो था कि यार मुझे करना है, ये मेरे को बड़ा सही लगता था। लोगों से बात करना, आप कैसे सक्सेसफुल हुए, आप कैसे पैसे कमा रहे हो, क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है पैसे कमाने। लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, पढ़ाई हर कोई कर रहा है, बीटेक कर रहा है, ग्रेजुएट हो रहा है, जॉब नहीं मिल रही है, पैसे की वो आ रही है। लेकिन जो लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं और ऐसे जगह से आ रहे हैं जिन्होंने इतनी अच्छी पढ़ाई भी नहीं करी, कई लोगों ने तो इतनी अच्छी पढ़ाई भी नहीं करी फिर भी लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। तो भाई जो पढ़ लिखने के बाद भी वो जॉब नहीं कर रहा है, उसके लिए इंस्पायरिंग हो सकता है वो चीज। तो अगर मैं सतीश से ही पूछूं, सतीश का ही सवाल, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिएटर्स हैं, हर कोई क्रिएटर है और शायद कहीं ना कहीं सब लोग यही मानते हैं कि यूट्यूबर से अगर आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए आना चाहते हो तो यूट्यूब में मत आओ, ये आपका पैशन होना चाहिए, आपको वीडियोस बनाने हैं और बाकी सारी चीजें करनी है। तो अगर मैं सतीश का सवाल सतीश से ही पूछूं, जो मुझे भी पूछना बहुत पसंद है, आप पैसा कैसे कमा रहे हो? मैं अभी पैसे कमा रहा हूँ, जैसा कि मैंने बताया मेरे ब्लॉग्स चलते हैं, तो अभी जो मेरा ब्लॉग वाला काम है पूरा ऑटोमेशन पे। मुझे बहुत कम एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं आज के टाइम में। बहुत कम का मतलब कि मेरे 100% में से सिर्फ 1% मैं एफर्ट देता हूँ अपने ब्लॉग्स पे, एंड वो मुझे काफी अच्छा खासा इनकम लाके देता है। उसको मैंने ऑटोमेशन पे कर दिया। अब रही बात यूट्यूब की, तो यूट्यूब में अब शूट मुझे करना ही पड़ेगा, कॉन्सेप्ट मुझे सोचने ही पड़ेंगे, रिसर्च करो प्लस लोगों से कांटेक्ट करो जिनके इंटरव्यूज करने हैं, तो ये चीजें मुझे करनी पड़ती। और यूट्यूब से मैं पैसे कमा रहा हूँ, स्पॉन्सरशिप से, अफिलिएट मार्केटिंग भी मैं करता हूँ, और ब्रांड यूट्यूब एडसेंस से, यूट्यूब का जो एड रेवेन्यू है उससे। तो ये 3 चीजें हो गई। और ब्लॉग में भी कुछ ऐसे ही रहता है। ब्लॉग में जो होता है कि लिंक्स बेचे जाते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा लिंक लगा दो अपने ब्लॉग पोस्ट में किसी भी, हम आपको इतना पे करेंगे, तो उसका भी एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है। एंड ब्लॉग्स पे भी एडसेंस लगा सकते हैं और अफिलिएट कर सकते हैं। तो अभी ये 3 चीजें हैं जिसके थ्रू मैं कमा रहा हूँ। बीच में मैंने एक ट्राई किया था, मैंने एक छोटा सा पीडीएफ बनाया था लोगों के लिए, जिसकी प्राइस थी कुछ 19 रुपीज। काफी लोगों ने उसको परचेस किया था। तो वहां से मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि क्या मैं कुछ ऐसा अपना खुद का डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च करके पैसे बना सकता हूँ। और एक उसके पीछे मकसद था मेरा ट्राई करना कि सेल्स कितने आएंगे, लोगों का रिएक्शन क्या आएगा, क्योंकि मैं हमेशा से चाहता था कि चीजें फ्री में, जो चीजें मैं देख सकता हूँ उसको पेड क्यों करना। बट वो चीजें थी जिसमें मैंने काफी मेहनत करी थी, 3-4 दिनों की बहुत ज्यादा मेहनत थी। और फिर उसके बाद से रिसर्च करने के बाद काफी वैल्यूएबल चीजें थी जो मैंने एक पीडीएफ के फॉर्म में बनाया था और लोगों को मैंने दिया था। और वो भी लिमिटेड था कि अगर इतने लोगों ने खरीद लिया तो मैं डिस्क्लोज कर दूं, और उतने लोगों ने खरीद लिया, तो काफी सक्सेसफुल मेरे लिए एक्सपेरिमेंट था। तो वहां से मेरे को काफी अच्छे पैसे बने थे। तो अभी ये चीजें चल रही। तो सतीश अगर मैं पूछूं कि देवरिया के बाद मुंबई आए, घर ले लिया, फैमिली बैकग्राउंड जिस तरीके का रहा, पैसे ने घर के अलावा, घर, अच्छे कपड़े, गाड़ी, बाइक, ये सारी चीजें, अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाना, ठीक है, सब लग्जरी दे दी आपको, और yes. लेकिन और क्या बदला है जीवन? और क्या बदला कि जो मेरी नेटवर्किंग हुई ऐसे ऐसे लोगों के साथ में जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इस टाइप के लोगों के साथ में मैं बातें करूंगा, इस टाइप के लोग मेरे फ्रेंड सर्कल में होंगे। तो वो उस चीज के लिए मैं काफी ब्लेस्ड मानता हूँ। तो ये जब आप काम करते हो तो ये सारी चीजें सॉरी नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज।
मतलब कि जब आप काम करते हो तो पैसा भी आपका एक बाई प्रोडक्ट है, नेटवर्किंग भी एक बाई प्रोडक्ट है, और आप काम कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, लाइक खुद को मजा आ रहा है उस काम को करने में ना, तो सारी चीजें मिलती हैं, पैसा मिलता है, फेम मिलता है, नेटवर्किंग अच्छे अच्छे लोगों से होती है, आपको इस सब चीजों के लिए ना भागना नहीं पड़ता है, वो चीजें ऑटोमेटिक आती हैं। जी, तो जैसे आप अपने इंटरव्यूज में हर किसी से पूछते हो कितने पैसे कमा चुके हैं, तो अगर मैं सतीश से पूछूं कि महीने के कितने पैसे आप ऑनलाइन कमाते हैं अपने यूट्यूब चैनल से, ब्लॉग से, तो वो जी अमाउंट सर, कितना है? मैं अगर लाइक सिर्फ प्रॉफिट की नहीं, मैं टोटल रेवेन्यू की मैं बात करूं तो रेवेन्यू हमारा अभी जो है डॉलर 5 फिगर टच होने वाला डॉलर। 5 फिगर डॉलर में टच होने वाला है? यस। यूट्यूब से इतना पैसा कमा सकते हैं? यूट्यूब ब्लॉग्स में सब टोटल मैं बता रहा हूँ। नहीं यार, मतलब अगर अगर अब मेरे को लोगों को बताना हो कि सतीश के कौन से 5 टॉप टिप्स है कि आप हाँ। इस तरीके से ऑनलाइन पैसा कमा सकते हो, चलिए हम 5 फिगर पे नहीं जाते, हम्म। हम किसी भी फिगर पे नहीं जाते, पर ऑनलाइन तरीके हाँ, बताने हैं पैसा कमाने के, और सिर्फ टॉप टिप्स बताने हैं, तो क्या है? सब टॉप टिप्स में सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि वैल्यू, आपकी वजह से दूसरे के लाइफ में क्या वैल्यू ऐड हो रहा है, दैट्स इट। मतलब ये मैंने जब सीखा था, मेरे को समझ में आ गया था, पूरा गेम समझ में आ गया था कि भाई पैसे बनाते कैसे, बस दूसरे के लाइफ में वैल्यू ऐड करना है, और जो वैल्यू है वो कितने वैल्यू की है और कितने ज्यादा लोगों में आप वो वैल्यू ऐड कर रहे हो, उसी के अनुपात में आप पैसे बनाओ। सेम जैसे एंटरप्रेन्योरशिप, इफ यू कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम देन यस। यू आर एन एंटरप्रेन्योर, एंड सॉल्विंग अ बिग प्रॉब्लम कैन मेक यू रिच। यस। तो सतीश का क्या गोल है कि क्या वैल्यू वो ऐड करना चाहता है और कितने लोगों को help करना चाहता है? जैसे आपने अभी एंटरप्रेन्योर्स की बात करी, तो वो लोग भी कभी अपने लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस किए होते हैं, और उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते एक बड़ा सा स्टार्टअप बन जाता है, उनका बड़ा सा कंपनी बन जाता है ना। एग्जाम्पल के लिए मैंने सुना था कि जो ओयो ओयो नहीं, आई थिंक ओला के जो फाउंडर थे, मतलब उनको कुछ ऐसा, जो भी मतलब है, उनको कुछ प्रॉब्लम हुआ था लाइक कहीं जाने में, तो उन्होंने सोचा कि यार इस पे बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती होगी। तो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम थी कि यार हम लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। एक हम भी मार्क्स के बेसिस पे ही खुद को जज करते हैं, यार मेरे मार्क्स तो 70% आ रहे हैं, मतलब मैं एवरेज हूँ, मेरे 90 नहीं आ रहे हैं, मतलब मैं अपने लाइफ में इतना कुछ उखाड़ नहीं सकता। तो ये जो अंडर एस्टिमेट करना खुद को, एक बहुत कम आंकना, वो मैं नहीं चाहता कि और लोग भी करें। मतलब एक ऑर्डिनरी बंदा भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर सकता है, मैं ये लोगों में बिलीव देना चाहता हूँ, और मेरे हिसाब से 70 to 80% लोग इसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, जो ऑर्डिनरी मानते हैं खुद को या फिर एवरेज मानते हैं। तो ये मेरा गोल है अल्टीमेट। मुंबई आ गए, घर ले लिया, पैसे यस कमा लिए, सब्सक्राइबर हो गए, फैमिली बढ़ गई, आपके अपने सब्सक्राइबर की, व्यूअर्स की, इसके बाद घर वालों को एक तो कब पता चला कि नहीं हमारा बेटा तो जी झूठ बोल कर गया था मुंबई, और अब वो किस तरीके से सपोर्ट करते हैं? अभी सपोर्ट इसलिए करते हैं कि अब लोग उनको खुद बोलते हैं कि अरे बहुत सही वीडियो बना रहे हैं आपके लड़के, मैंने देखा है ऐसा, तो फिर उनको भी लगता है कि यार हाँ कुछ बातें चल रही है इसके बारे में, मतलब कुछ अच्छा कर रहा है। तो और उनको भी लगा कि जैसे जब मैं मिलने लगा अच्छे अच्छे लोगों से, जब मैं मिलने लगा अपने ही एरिया में, तो उनको फील हुआ कि हाँ नहीं कुछ अच्छा कर रहा है। तो शुरुआत में तो 2-3 साल तक तो कुछ इतना नहीं था, लेकिन वही होता है कि पेरेंट्स हो या फिर कोई भी हो, जब तक हम रिजल्ट नहीं दिखाएंगे, लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, आप पे बिलीव नहीं करेंगे। सबसे पहले तो आपको खुद पे बिलीव करना है, और जब आप खुद पे बिलीव करते हो, जब रिजल्ट आता है, तो दूसरे लोग भी आपके ऊपर बिलीव करना शुरू कर देते हैं। तो वही चीज था। और कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहता है कि उनका बच्चा मतलब कुछ ऐसा करे कि जिसका उसकी वजह से उसका फ्यूचर बेकार हो। तो वो एक डर बना रहता है पेरेंट्स में। तो और मेरे भी पेरेंट्स में वो चीजें थी, मतलब मेरे पापा चाहते थे कि मैं कोई गवर्नमेंट जॉब करूं, बट मेरा कभी भी मन नहीं था कि मैं जॉब करूं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। तो वो थोड़ा सा मतलब काफी दिनों तक मेरे पापा नाराज से रहे, बट अभी सारी चीजें सॉर्टेड हैं, सब लोग खुश हैं, मैं भी खुश हूँ, सबका सपोर्ट है। एक बात और जानना चाहूंगा सतीश में, आपने जिस उम्र में ये सक्सेस अचीव की है, मतलब हमारी सोसाइटी में हमेशा से ही एसेट्स को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, और आपने तो इस उम्र में मुंबई जैसे शहर में अपना खुद का घर बना लिया है, तो उस वक्त पर घर जब लिया आपने और घर वालों को बताया कि मैंने घर ले लिया है,
या फिर उनसे डिस्कस करके लिए जिस भी तरीके से, वो जो इमोशंस क्या थे उस वक्त आपके और फैमिली के? सर इसको मैं एक छोटा सा मतलब एक मैं बताना चाहूंगा इसमें। मेरे पापा पहली बार मुंबई आए थे और वो फ्लाइट से आए थे। मेरे लिए इससे खुशी की बात कुछ हो ही नहीं सकती। इससे बड़ी बात मतलब मुझे नहीं लगता कि अगर मैं घर नहीं लेता मुंबई में तो मेरे पापा शायद ही मुंबई में आते। तो उनका मुंबई तो वो आए, और फिर बेटे के घर को देखकर क्या रिएक्शन था उनका? क्या था पहले उनका? तो जब जब तक उन्होंने देखा नहीं था ना, घर जब तक नहीं देखा था तब तक उन्हें था कि पैसे इसने बर्बाद कर दिए, मतलब क्या फायदा, पैसे कमाया फिर इसने खत्म कर दिया इधर। तो उनका मतलब ऐसा था, जब यहाँ पर आए तो उनका मतलब जो परसेप्शन था एकदम चेंज हो गया। और मतलब अच्छा लगा। फिर वो घर गए, गांव गए, जब वापस जब गांव गए तो वहां पे सबको मतलब जो भी मेडिकल शॉप पे जो भी आ रहा था या फिर जो भी मिल रहा था उनको मिठाइयाँ खिला रहे थे पापा कि मेरे बेटे ने वहां पे मुंबई में फ्लैट लिया। तो वो भी मेरे को बड़ा अच्छा लगा। वो चीज मेरे लिए मतलब एक तरीके से गिफ्ट था मेरे लिए वो चीज, कि हाँ चलो पापा को पहली बार इतना मैं खुद के लिए खुश देख रहा हूँ। और घर में बाकी सब भाई बहन? सबसे हाँ मतलब सबसे ज्यादा अभी जब मैं क्लोज हूँ तो मेरे भाई से हूँ, मतलब मेरे भाई से हर एक बातें शेयर होती है। एंड मेरी बहन के साथ में पापा से थोड़ा सा एक वो होता है, डर वाली बात रहती है कि हम हर चीजें शेयर करने में थोड़ी सी मतलब ऐसा लगता है। तो बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेजर चीजें हैं मैं पापा को शेयर करता हूँ कि पापा ऐसा हुआ, इनके साथ बात चल रही है। तो पापा भी थोड़े से खुश होते हैं। लाइक अभी अगर मैं बताऊं तो जब से आपसे मेरी जब बात हुई थी तो मैंने पापा को बताया था कि वहां से बात चल रही है, तो पापा काफी खुश हुए। अच्छा। ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है सतीश। तो अब आप जब गांव जाते हो, जी। यूट्यूबर हो, इतने सारे यूट्यूबर्स के साथ आपने इंटरव्यू करे हैं, आपका अपना ब्लॉग है, गांव के कुछ पुराने दोस्त होंगे जो आपके साथ स्कूल में पढ़े थे, और कुछ अब बच्चे हैं जो अब डिजिटल स्पेस से इंट्रोड्यूस होना शुरू हो रहे हैं। उनके लिए सतीश कुशवाहा अब क्या है गांव? जब गांव जाता है सतीश कुशवाहा, तो क्या वो वही पुराने अभी वाला है या अब यूट्यूबर यस, सतीश कुशवाहा जाता है? अभी भी वैसे ही मेरे को ट्रीट किया जाता है, वैसे ही जैसे मैं पहले ट्रीट किया जाता था। लेकिन बड़ा अच्छा लगता है, मैं उनसे मिलता हूँ और उनके साथ टाइम स्पेंड करने में मतलब फिर वही नॉस्टैल्जिया फीलिंग आती है कि यार हम बचपन में साथ घुमा करते थे। और और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं चाहता हूँ कि जो लोग भी मेरे से कनेक्टेड है मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ, उनको मैं हेल्प कर पाऊँ। तो मेरी ये कोशिश जारी है। तो अभी जैसे मैं बचपन में मेरा एक कजिन मेरे साथ ही रहता था, मतलब हम दोनों काफी साथ में रहते थे। अभी वो मेरे साथ में ही है। हम्म। तो कहीं पहले जॉब करता था, तो मैंने उसको बोला कि जब मैं एक बार सेटल हो जाता हूँ तो मैं अपने पास बुला लूंगा। तो अभी वो मेरे साथ है। धीरे धीरे मैं अगर मैं अपने काम को स्केल करूंगा तो और भी जो मेरे से कनेक्टेड लोग हैं और उनके लाइक पर्सनालिटी के हिसाब से, उनके जो भी मतलब उनका स्किल के हिसाब से मैं कोशिश करूंगा कि उनको हेल्प कर पाऊँ। तो तो आगे का प्लान क्या है आपका? मतलब आपको एक तो यूट्यूब का फ्यूचर इंडिया में कैसा लगता है, और यूट्यूब का ओके, हाँ जी, बोलिए बोलिए। मतलब मैं साथ में यूट्यूब का फ्यूचर कैसा है, और साथ में सतीश आप अपना आगे के फ्यूचर प्लानिंग और ब्रांड बिल्डिंग उसे यूट्यूब के फ्यूचर के साथ देखते हैं या फिर उससे अलग कुछ देखते हैं? देखिए फ्यूचर यूट्यूब का तो काफी सही है, क्योंकि ये जो अभी जो पीरियड चल रहा है ना, अभी भी ग्रोइंग फेज चल रहा है। लाइक यूजर्स अभी भी आ रहे हैं, नए नए यूजर्स आ रहे हैं, उनको ढंग से इंटरनेट यूज करना मतलब एकदम फुल पोटेंशियल अभी नहीं पता है इंटरनेट का। तो उनको जो सामने दिख रहा है बस वही चीजें ट्राई कर रहे हैं, वही चीजें कंज्यूम कर रहे हैं। जी। मैं जब इंटरनेट पे आया था, मैं फर्स्ट टाइम इंटरनेट चलाया था 2008 में। लाइक तो उस टाइम पे मैं चीजें सर्च करता था कि यार इंटरनेट से क्या क्या चीजें पॉसिबल हो सकती हैं, जो लोग पहले से इंटरनेट पे वो क्या कर रहे हैं। तो वो सब चीजें मैं सर्च करता। अभी मैं ज्यादातर देखता हूँ लोग उनके स्क्रीन पे जो आ गया, वीडियो कोई आ गई तो वो देख रहे हैं। कुछ खुद से सर्च करके नहीं देखते हैं, उनके स्क्रीन पे जो आ रहा है, जो एल्गोरिथम उनके सामने भेज रहा है बस उसी को कंज्यूम कर रहे हैं ज्यादातर। तो ये मैं मानता हूँ कि अभी भी नए लोग हैं। अभी जब ये लोग ज्यादा यूज्ड टू हो जाएंगे इंटरनेट को लेके, तब ये लोग क्वालिटी चीजें कंज्यूम करना शुरू करेंगे। एंड देन जो क्वालिटी लोग हैं, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि यार मैं तो काफी अच्छा कर रहा हूँ, मेरे को एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, उनका नंबर आएगा तब। जी। जी। और आपका क्या प्लान है और फ्यूचर? मेरा मेरा प्लान यही है कि अभी जैसे कि मैं एक चीजें कर रहा हूँ, मैं इसको बड़े स्केल पे करना चाहता हूँ, लाइक कपिल शर्मा शो जैसा।
कि मैं चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस में से भी कुछ लोग आए वहां पर बैठे और जो इंटरव्यू कर रहा हूँ उनके सामने हो, सवाल जवाब लाइव हो। मैं अभी इस लेवल का स्टूडियो सेटअप वगैरह सारी चीजें करना चाहता हूँ। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सतीश, अगर मैं पूछूं कि सतीश को कौन से यूट्यूबर पसंद है जिनके इंटरव्यू नहीं किए हैं अभी तक? मैं यूट्यूब में मेरे आने का जो इंस्पिरेशन थे, अरुणव कुमार टीवीएफ के फाउंडर, काफी मैं उनसे इंस्पायर्ड था। अभी भी मैं उनसे नहीं मिला हूँ, मुझे मिलना है। 5 साल हो गए मुझे, 5 साल उनको मैं फॉलो कर रहा हूँ 13 से मैं फॉलो कर रहा हूँ। तब टीवीएफ पिक्चर करके आई थी, 13 या टीवीएफ पिक्चर्स। तो वो सीरीज देखने के बाद मैं काफी हो गया कि यार एक कोई बंदा यूट्यूब के लेवल पे एक अपनी कंपनी कैसे बना सकता है? इतना पैसे बनते हैं क्या यूट्यूब से, या फिर वीडियो बनाकर हम एक इंडिपेंडेंट वीडियो मेकर हैं और इतना पैसा हम बना सकते हैं कि हमारे साथ 100 लोग काम कर रहे हो और सबको मैं सैलरी दे पाऊं और इतने हाई बजट का मैं प्रोडक्शन भी कर रहा हूँ। तो वो चीजें मेरे को काफी सही लगती थी। तो वो मेरे लिए तब भी इंस्पिरेशन थे, आज भी हैं। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो वही है कि मेरे लिए, अगर वो यूट्यूबर तो उनको नहीं बोलेंगे, बट यूट्यूब से बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए मैं उनको बोलूंगा कि मेरे लिए वो इंस्पिरेशन है। जी। और जो नए नए क्रिएटर्स आ रहे हैं या फिर जो अगले कुछ वक्त में, मान लीजिए आज एक 15 साल का बच्चा देवरिया में चैनल बना रहा है, यूट्यूब चैनल, कि नहीं यार मेरे को यूट्यूब करना है और सतीश भैया भी करते हैं, मेरे को वैसा यूट्यूब करना है, तो उसे आप क्या बताना चाहेंगे कि इन चीजों का ध्यान जरूर रखना या फिर ये चीजें मैं बिल्कुल मैं ये बताना चाहूंगा ना कि आप बीबीक्यू वाइन्स मत बनो, आप अमित भड़ाना मत बनो, आप सतीश कुशवाहा मत बनो, आप आशीष चंचलानी मत बनो। आप वो देवरिया के 15 साल के लड़के हो, आप वो बनो। क्योंकि अमित भड़ाना जिनको बनना था वो बन चुके, आशीष जिनको बनना था बन चुके। आप यूनिक, जो आपके अंदर यूनिकनेस है उसको बाहर लेके आओ और उस पर काम करो। अगर कोई क्वालिटी नहीं है आपके अंदर, कोई स्किल नहीं है अंदर, उसको डेवलप करो। क्योंकि मुझे लगता है हर चीजें सीखी जा सकती है। जो भी चीज के बारे में आप सोच रहे हो सीखी जा सकती है, और ज्यादा से ज्यादा समय अगर लगेगा 1 से 2 साल लगेगा उस चीज को एकदम अच्छे से सीखने में, तो आप इस चीज पे काम कर सकते हो। मतलब कॉपी नहीं करना है, इंस्पायर होना है, कॉपी नहीं करना है। इंस्पायर होना है, कॉपी नहीं करना। हाँ। ठीक है। और ये जो यूट्यूब का, मतलब आखिरी सवाल ही है ये मेरा, बस थोड़ा सा लंबा है। ऑनलाइन जो भी प्रोफेशन बहुत ग्लैमरस लगते हैं, बहुत फन लगते हैं, इनके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत छुपी होती है, एफर्ट होता है, बहुत सारी चीजें होती है। एट द सेम टाइम अब अगर मैं आज जाकर यूट्यूब पे देखता हूँ तो कोई मेरे को बताएगा कि भुवन मैम के पास तो ये बुर्ज खलीफा में भी फ्लैट है, और कोई मेरे को बताएगा कि अच्छा ब्रांड होता है तो आपको ब्रांड एक एक वीडियो के 50-50 लाख रुपए भी दे रहा है। ये एक्चुअल में पैसे की रियलिटी ऑनलाइन सोर्सेज से कितनी है? और आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, जैसे मैं मान लो मैं आपसे पूछता हूँ कि सतीश यार मेरे को 50 लाख रुपए कमाने हैं यूट्यूब से, तो वो मैं कैसे कमा सकता हूँ? उसके लिए कितना वक्त लगेगा या क्या लगेगा? क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है यूट्यूब में आए हैं पैसा कमाने के लिए, नहीं पता था उन्हें क्या करना है। जो दूसरे लोग कर रहे हैं आज उन्होंने देखा कि ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, कल वैसा बना दिया, परसों अलग बना दिया, और कहीं नहीं जा पाए वो। तो बिल्कुल सही बात है। ये साथ साथ में कैसे चलेगा? साथ साथ में तभी चलेगा सर कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले वैल्यू की बात करी थी कि आप जो वैल्यू दे रहे हो इसकी कितनी वैल्यू है और कितने ज्यादा लोगों में दे रहे हो, इसी पे आपका पूरा पैसा डिपेंड करता है। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि वैल्यू के बाद पैसा आ रहा है, तो यानी कि हमें पैसे को थोड़ा सा एक बार के लिए साइड करना पड़ेगा और पहले हमें वैल्यू पे फोकस करना पड़ेगा। लाइक जो मैं वैल्यू दे रहा हूँ इस वैल्यू की कीमत कितनी है और इस कीमत को पहचानने वाले कितने लोग हैं, वहां से हमारा डिसाइड होता है पैसा। अभी रही बात 50-50 लाख रुपए ब्रांड डील्स मिलते हैं, इंडिया में कुछ ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनको मिलते हैं, तो इससे भी ज्यादा मिलते हैं, लाइक करोड़ में जाते हैं, करोड़ लोगों को मिलते हैं। और आपने बोला 50 लाख कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं बोलूंगा 50 लाख लोगों तक आप रीच बनाओ, उससे ज्यादा आप पैसे बनाओगे। लाइक जितने ज्यादा रीच उतने ज्यादा पैसे। तो वही जैसे अमन दत्तरवाल का मैंने एक पॉडकास्ट देखा था, उसमें उनसे पूछा कि यू आर ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग अ बिलियनर, तो उन्होंने कहा कि बिलियनर बनने में क्या, अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो 1 बिलियन लोगों की और 1 रुपए वो देते हैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने का, अपन क्या बिलियनर। ये चीजें कैलकुलेशन में काफी सही लगती हैं, काफी फिट आता है, बट अगर वही प्रैक्टिकल रियलिटी में जाए ना तो हर कोई बिलियनियर क्यों नहीं है? नहीं है, कुछ ही लोग हैं ना बिलियनियर। तो जो कुछ ही लोग हैं उन्होंने उस चीज को समझा है कि बिलियनियर बनने के लिए क्या लगता है, तो उन्होंने वो चीजें करी और वहां पे गए। अब कई बार जैसे होता है कि आपने जैसे बताया कि 50 लाख कमा,
हम 50 से नीचे ही जाएंगे या फिर 50 तक पहुंचेंगे। और जब जैसे हमारा टारगेट 1 करोड़ का होता है तो हम या तो 1 करोड़ जाएंगे, उससे ही नीचे रहते हैं। मतलब जितना ज्यादा हम सोचते हैं हमारा माइंड भी उतना ही काम करवाता है, उसी लेवल का काम करवाता है। ये भी ये 3-4 सालों में मैंने फील किया है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ सर, रियलिटी है कि जब मैं यूट्यूब पर आया था, मेरा एम था कि 25,000 रुपए मुझे कमाने हैं ब्लॉग यूट्यूब सबसे मिला के। क्योंकि एक जॉब, नॉर्मल जॉब करने वाले की जो सैलरी होती है 25 से 30,000 रुपए होती है, और तब मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा कि यार चलो एटलीस्ट जॉब के बराबर कमा रहा हूँ। जब उतना कमाया तो पता चला कि यार लोग 50-60 हजार भी कमा रहे हैं, तो फिर मेरा गोल हो गया 50,000 कमाने, और एफर्ट्स भी उतने ही लगते थे, उसी तरह से काम होते थे 50,000 के ही हिसाब से। फिर लगा कि हम 6 फिगर पे भी पहुंचते हैं, 6 फिगर पे पहुंचे। फिर वहां पहुंचने के बाद पता चला कि मेरे जो कलीग हैं या फिर मेरे साथ के जो और भी डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स हैं इतना बना रहे हैं, फिर मेरे गोल्स बढ़ गए। तो वो होता कि आप जितना सोचते हो, जितना आपने गोल रखा है उसके पास आप पहुंचते जाते मतलब YouTube क्रिएटर्स के लिए यही है कि आप आओ, कंटेंट बनाओ, ओरिजिनल रहो, पैसे को सेकेंडरी रखो। आज नहीं तो कल आप YouTube तो आपको पैसे दे ही देगा। मुझे लगता है यूट्यूब के लिए नहीं, ये हर चीज में काम आता है। हर फील्ड में यही प्रिंसिपल लागू होता है कि आप वैल्यू क्या दे रहे हो। लाइक अगर आप कॉमेडी कंटेंट बना रहे हो, लोगों को मजा आ रहा है, जितने ज्यादा लोगों को मजा आएगा उतनी आपकी पॉपुलैरिटी, उतनी ज्यादा आपको पैसे। और अगर आप ये करते हो तो आपका 25,000 का सपना 10 लाख तक भी जा सकता है। बिल्कुल 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 आराम से, उससे ज्यादा जा सकता है। उससे भी ज्यादा जा सकता है। बहुत सही, बहुत सही। तो सतीश, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। मतलब जिस तरीके से आप देवरिया से झूठ बोलकर मुंबई आए और वहां अगर आपने खुद को प्रूव किया, और एट द सेम टाइम आप जिस तरीके से लोगों को अपने इंटरव्यूज आप करते हो, अपने चैनल पर लेकर आते हो, आप अपने खुद की स्टोरी के साथ साथ आप दूसरे भी इस तरीके के इंस्पायरिंग लोगों को लेकर आते हो, तो डेफिनेटली आप तो ऑलरेडी वैल्यू ऐड कर रहे हो दूसरे लोगों को जीवन में, बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड कर रहे हो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। काफी सारे इंटरव्यूज मैंने भी देखे, बहुत कुछ सीखने को मिला। स्पेशली अगर मैं बात करूं क्रेजी एसके, तो कौन सोचता था कि एक 14 साल का बच्चा सड़क पर पर्स बेचता था, और अब वो सड़क पर पर्स बेचने वाला बच्चा यूट्यूब से 50,000 रुपए कमा सकता है। तो इस तरीके की कहानी आप हमारे बीच, जबकि उसके पास कोई डिवाइस नहीं था, मतलब एक सिर्फ फोन से बना रहा था, वो कुछ भी नहीं था। तो वही, बाकियों को तो क्या ही रोक रहा है। राइट। इसी तरह की कहानियां आप लाते रहिए, वैल्यू ऐड करते रहिए, और हम सबको इंस्पायर करते रहिए। और आपसे फिर से, मतलब मैं तो चाहूंगा कि ये डिजिटल ना रहकर मैं फिजिकली आपसे मुंबई मिलने के लिए आऊं और बहुत कुछ सीखने को मिले। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सतीश, आज थैंक यू सर, अपना वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।